नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। JN.1 कोरोना के देश में 110 मरीज, दिल्ली में भी मिल गया पहला केस। तमिलनाडु के मंत्री ने केंद्र से विकलांगों के लिए मांगी सहायता। हीमोफीलिया देखभाल संस्था HHCN ने उपचार के लिए भारत में विशिष्ट दिशा निर्देशों का रखा है प्रस्ताव। पैराशूटर ने दिल्ली में ओला कैब पर बदसलूकी का किया आरोप। दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए होने जा रहा है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कॉल सेंटर ट्रेनिंग में। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि विभागों में समन्वय की कमी मरीजों से छीन लेती है सामुदायिक जीवन का अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा कि OTT प्लेटफॉर्मों पर एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ जवान फिल्म को एक बार फिर से किया जाए अपलोड। ओयो ने भारत भर में दिव्यांग प्रतिभाओं का समर्थन करने वाले संगठनों के साथ की साझेदारी। मोदी सरकार ने दिव्यांगों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लास वेगास में दिव्यांग को घिसट कर विमान से पड़ा उतरना, अब एयर कनाडा भरेगा 81 लाख रुपए का हर्जाना। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty,
Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज है शुक्रवार और हम हैं फिर से तैयार आपके लिए आपका फेवरेट शो लेकर, जिसमें आप सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जॉब रिलेटेड अपडेट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम के शुरुआत का समय भी हो चला है। हेडलाइंस तो आप सुन ही चुके हैं, तो आइए सबसे पहले अपडेट लेते हैं कोरोना पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं कि कोरोना का इंडिया में क्या है हाल। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के सब वेरिएंट JN.1 का पहला केस मिलने के बाद से देश में इससे संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 110 पर पहुंच गई है। वहीं देश में अलग अलग कोरोना वेरिएंट्स के 4093 मामले मौजूद हैं। बुधवार को देश में कोरोना के कुल 529 नए मरीज पाए गए। भारत में कोरोना वायरस के JN.1 सब वेरिएंट के 41 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ संक्रमण के इस स्वरूप के मामले बढ़कर 110 पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 दिसंबर को केरल में पहली बार पाया गया था कोरोना का सब वेरिएंट JN.1। अब इसके मामले 9 राज्यों में फैल चुके हैं। बुधवार को दिल्ली में भी इस नए वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान और तमिलनाडु में 4-4 और तेलंगाना में 2 मामले सामने आए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ज्यादातर मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में ही है। वहीं बुधवार को देश में कोविड-19 के 529 मामले सामने आए हैं और अब 4093 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जहां पर 87 संक्रमण केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि मंगलवार को 37 नए मामले आए थे। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ ने भी बताया है कि अब तक देश में JN.1 के कारण कुल 110 मामलों की पुष्टि की गई है। ये जीनोमिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जो जीनोमिक के नजरिए से कोरोना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के मामले बहुत ही कम है। ज्यादातर मामलों में लक्षण बहुत ही हल्के हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मौत उन लोगों की हुई है जिन्हें पहले से ही अन्य बीमारियां थीं। JN.1 SARS-CoV-2 पिरोला का एक सब वेरिएंट है, जिसे पहली बार अगस्त में पहचाना गया था और रिपोर्टों से पता चलता है कि इसमें महत्वपूर्ण म्यूटेशंस हुई है जो संक्रमण फैलाने की क्षमता और इम्यूनिटी सिस्टम को चकमा देने की क्षमता बढ़ा रही हैं। दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर आती है तमिलनाडु से। वन मंत्री M. मैथिवेथन ने केंद्र सरकार से सुगम्य भारत अभियान के लिए 33 करोड़ की लंबित वित्तीय सहायता जारी करने में तेजी लाने का आग्रह किया है। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 6ठी बैठक में ये मांग की है। मंत्री ने सरकार से तमिलनाडु में नामांकित 5.8 लाख लाभार्थियों को 1,500 प्रति माह की संपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा सभी लाभार्थियों को इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ देने का आग्रह किया है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जिला संरक्षक मंत्री दादा भूसे ने नगर निगम और जिला परिषद को विकलांगता पुनर्वास योजनाओं को समझदारी से चलाने का सुझाव दिया था। मंत्री विकलांग लोगों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। नागरिक निकायों को कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपने धन का 5% आवंटित करना होगा। फंड का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के नासिक में दिव्यांग भवन का जल्द ही उद्घाटन भी किया जाएगा, जो विकलांग लोगों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करेगा। इसी तर्ज पर चेन्नई के मंत्री ने केंद्र से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि का बकाया जारी करने का आग्रह किया है।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बिना किसी देरी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए केंद्र का हिस्सा आवंटित करने का अनुरोध किया है। ब्रांडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन धनराशि रोकी जा रही है। निवासियों के लिए आपातकालीन सेवाएं और वेतन राज्य निधि का उपयोग करके प्रदान किए गए थे। केंद्र ने नकद के अनुदान को मंजूरी दे दी है, लेकिन केवल पहली किस्त प्रदान की गई है। राज्यों के आवंटन का उपयोग करके परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों के लिए धन का भी अनुरोध किया है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया देखभाल के क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के एक पंजीकृत निकाय हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ HHCN ने गुरुवार को हीमोफीलिया वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए एक प्रस्तावित दिशा निर्देश लॉन्च किया है। हीमोफीलिया के उपचार के लिए स्थानीय निर्देशों का पहला सेट होने का दावा करते हुए दिशा निर्देश 16 राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रतिनिधियों के सहयोग से जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के महत्व पर बोलते हुए HHCN के अध्यक्ष नरेश गुप्ता ने कहा कि भारत में दुनिया में हीमोफीलिया के रोगियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। अनुमानित 1,36,000 मरीज हीमोफीलिया ए से जूझ रहे हैं। इसके लिए स्थानीय दिशा निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता जरूर है। देश इस अनूठी आवश्यकता के साथ जी रहा है। एक दिशा निर्देश हीमोफीलिया रोगियों को रक्तस्राव से बचने के लिए देखभाल के मानक के रूप में प्रोफिलैक्सिस के उपयोग की सलाह देते हैं। निर्देश व्यापक देखभाल की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं, जिसमें PWH के लिए समय पर निदान, फिजियोथेरेपी और बहुविषयक देखभाल का महत्व शामिल है। भारत में हीमोफीलिया के लगभग 80% मामलों का वर्तमान में निदान नहीं पाया गया है, क्योंकि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रक्त के थक्के जमने की स्क्रीनिंग क्षमताओं का अभाव है। HHCN के अध्यक्ष के हीमोफीलिया के प्रभावों पर बोलते हुए गुप्ता ने कहा कि इस बीमारी को 2 सबसे बड़ी समस्याओं के कारण होने वाली विकलांगता और रोगियों की अपेक्षाकृत कम उम्र में आंका जाता है। उन्होंने कहा कि 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को जोड़कर हीमोफीलिया रोगियों को विकलांगों के रूप में वर्गीकृत करने वाला भारत दुनिया के एकमात्र देशों में से एक बन चुका है। दिशा निर्देशों के फोकस पर बोलते हुए कॉल ने कहा कि हम सिर्फ रक्तस्राव को ही नहीं रोकना चाहते हैं, बल्कि हीमोफीलिया रोगियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कॉल ने कहा कि मौजूदा उपचार व्यवस्था में कारक 8 के लिए अवरोधों का विकास शामिल है। ये उपचार को जटिल बना सकता है और बाईपासिंग एजेंटों के उपयोग की ओर ले जाता है, जो काफी अधिक महंगे होते हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने कैब एग्रीगेटर के एक ड्राइवर द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत पर ओला को नोटिस जारी कर दिया है, जिसने एक पैराशूटर की व्हील चेयर के लिए जगह बनाने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता 80% लोकोमोटर विकलांगता वाले एक पूर्व IAF अधिकारी हैं, जिन्होंने कैब ड्राइवर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ड्राइवर ने उनकी व्हील चेयर को सीट पर रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि कार में बूट में जगह नहीं थी और उन्हें मजबूर कर दिया और उनकी पत्नी को उतारना पड़ा। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने कैब ड्राइवर द्वारा भारतीय वायुसेना के अनुभवी पैराशूटर के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत पर ओला को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य आयुक्त ने आरोपों को विकलांग व्यक्ति की गरिमा का अपमान मानते हुए ओला से 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। घटना 12 दिसंबर की है। आरोपों को एक विकलांग व्यक्ति की गरिमा का अपमान मानते हुए, जो एक सैनिक और खिलाड़ी भी है, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त राजेश अग्रवाल ने ओला से 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। अपनी शिकायत में विंग कमांडर सेवानिवृत्त शांतनु ने कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली के सूरजकुंड रोड पर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज से एक ओला कैब बुक की थी। वो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने के लिए पुणे से दिल्ली आए थे। मैंने अपनी पत्नी के साथ हमारे होटल तक जाने के लिए एक कैब बुक की, जो शूटिंग रेंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। ये दोपहर की बात है।
मेरी पत्नी ने मुझे कैब के अंदर बैठने में मदद की, चूँकि पीछे के बूट में CNG किट के कारण जगह नहीं थी। इसलिए मेरी पत्नी ने ड्राइवर से मुड़ी हुई व्हीलचेयर को पिछली सीट पर रखने का अनुरोध किया, जिसकी अनुमति ज्यादातर सेडान कैब ड्राइवर्स दे देते हैं। हालांकि इस ड्राइवर ने इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार ड्राइवर ने खिलाड़ी की पत्नी के साथ आक्रामक व्यवहार भी किया और दंपति को कैब से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी कार में व्हील चेयर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि इससे सीट गंदी हो जाएगी। विंग कमांडर शांतनु ने कहा कि अशिष्ट व्यवहार और इस्तेमाल की गई भाषा से हमें अपमानित महसूस हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं निराश था और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भारतीय वायुसेना में सेवा की हो, एक खिलाड़ी के रूप में मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए बोलना चाहिए ताकि नागरिकों को इसका सामना न करना पड़े। 2017 में उनकी एक सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिससे वे विकलांग हो गए थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने पैरा खिलाड़ी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जज्बा कायम रखा। दोस्तों, यदि आप आत्मनिर्भर और सक्षम बनना चाहते हैं तो द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नई दिल्ली आपके लिए 6 महीने का विश्राम मालिश प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर रहा है। ये प्रशिक्षण शहनाज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी JICA माने के जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी JICA के द्वारा समर्थित है। मसाज एक सफल व्यवसाय है जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस मालिश प्रशिक्षण के दौरान आपको कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में भी पर्याप्त जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको शरीर रचना मॉडल के माध्यम से मानव शरीर की संरचना के बारे में सिखाया जाएगा, जो मालिश सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद आप एक्यूप्रेशर सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रशिक्षण में शहनाज हुसैन द्वारा तैयार उत्पादों का उपयोग करके सिर और चेहरे की मालिश के साथ साथ जापान के एक विशेषज्ञ द्वारा सिखाई जाने वाली पारंपरिक जापानी शियात्सु मालिश का प्रशिक्षण भी शामिल है, जो आपके लिए रोजगार के अवसर खोल सकता है। इसके अलावा आपको ब्रेल लिपि पढ़ना और लिखना, कंप्यूटर कौशल और संवादात्मक अंग्रेजी सिखाई जाएगी। गतिशीलता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आप वेन्यू आई केयर सेंटर अस्पताल से प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति भी सीख सकते हैं। मसाज प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको 2 प्रकार के मसाज डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा सत्र में भाग लेना होगा। एक द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से और दूसरा शहनाज हुसैन अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य अकादमी से। प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली के बाहर से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्तें सुन लीजिए। पहला, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक सफाई आवश्यक है। यदि आप कोई दवा या ड्रग्स ले रहे हैं तो कृपया प्रवेश के दौरान हमें सूचित करें। यदि आपने पहले यहाँ कोई अन्य प्रशिक्षण लिया है तो 1 वर्ष का अंतराल होना जरूरी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता के साथ आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दृष्टिबाधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां और फोटो प्रतियों के साथ आना होगा। आपको 4 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। दूसरे देशों से आने वाले छात्रों को अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र अपने साथ रखना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। दोस्तों, साथ ही आपको ये बता दें कि प्रशिक्षण की अवधि 2 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 तक पूरी की जाएगी। देर से आने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम दोहराया नहीं जाएगा। आपका प्रवेश समिति द्वारा ही प्रमाणित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ईमेल और फोन नंबरों के माध्यम से संपर्क करें। श्री ए डेविड, उप कार्यकारी सचिव, ईमेल है DESOPERATIONS@blindrelief.org। याद रहे desoperations@blindrelief.org। साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं vocationaltraining@blindrelief.org पर, या आप मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं श्री रवि कंसल, मल्टी स्किल ट्रेनर से
9811819812 पर। याद रहे 9811819812 पर। संपर्क करने के लिए दूसरा नंबर है श्री श्याम किशोर प्रसाद, मसाज ट्रेनर। मोबाइल नंबर 9213744435। याद रहे 9213744435। श्रोताओं, याद रहे आप मोबाइल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब बारी है कॉल सेंटर ट्रेनिंग के कोर्स के बारे में जानकारी लेने की। नैब कर्नाटक और द स्किल काउंसिल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज मिले जुले सहयोग से लेकर आ रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कॉल सेंटर ट्रेनिंग में। याद रहे, ये ट्रेनिंग केवल विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स यानी दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही है। इसके लिए पात्रता मानदंड है 12वीं पास या ग्रेजुएट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। पीपल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट विल बी प्रेफर्ड। उम्र 18 से 30 साल के बीच। ये कोर्स होगा 2.5 महीने का। रेसिडेंशियल कोर्स है, ओपन टू डे स्कॉलर्स। कोर्स के पूरा होने पर इंटर्नशिप सपोर्ट भी दिया जाएगा। अगर आपको इस कोर्स में हिस्सा लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 9742755064 पर। याद रहे 9742755064 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7795804064 पर। याद रहे 7795804064 पर। साथ ही अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल करें outreach@nabkarnataka.org पर। ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कीजिए, outreach@nabkarnataka.org। दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई हाईकोर्ट के एक स्टेटमेंट की। यहाँ पर पिछले महीने उच्च न्यायालय ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को उनके डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त पाए गए लगभग 1022 रोगियों के पुनर्वास से संबंधित अगले 3 महीनों के लिए कार्य योजना देने के निर्देश दिए थे। इस पर बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक विभाग समन्वय नहीं करेंगे, धारा 19 के तहत वैधानिक अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता और इसीलिए एक संयुक्त बैठक का आदेश दिया गया है और आगे की सुनवाई 2 फरवरी 2024 को तय की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट को ये सूचित किए जाने के बाद कि कुछ मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को, जिन्हें अब तक निरंतर निगरानी की आवश्यकता नहीं है, रिश्तेदारों के विरोध के कारण अपने परिवारों में नहीं मिलाया गया है और उन्हें आधे घरों में रहने के बिना और उन्हें अपने घरों में भेजने के बिना सीधे अस्पतालों में भेज दिया गया है। अदालत ने कहा था कि ये राज्य के विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समन्वय की कमी के कारण रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की धारा 19 के तहत मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामुदायिक जीवन के अधिकार से वंचित कर दिया गया और इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकलांग व्यक्तियों के विकास के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया गया। मुद्दों को संबोधित करने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। हाफवे होम मानसिक बीमारी से उबरने वाले व्यक्तियों के लिए अस्थायी आवासीय केंद्र है। हालांकि उन्हें अस्पतालों की पूर्ण सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अभी भी अपने दम पर स्वतंत्र रूप से रहने के लिए तैयार नहीं है। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य रोगियों से संबंधित SMHA से अनुरोध प्राप्त करने के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने राज्य से मरीजों को आधे घरों में भेजने में देरी को कम करने के लिए विभागों के बीच सहज समन्वय सक्षम करने के लिए मंडल स्तर के नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने पर विचार करने को कहा है। पीठ ने कहा कि जब तक विभाग समन्वय नहीं करेगा, धारा 19 के तहत वैधानिक अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता और इसीलिए संयुक्त बैठक का आदेश दिया गया है और आगे की सुनवाई 2 फरवरी 2024 को तय की गई है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की जवान फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिर से अपलोड करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा कि वो एक्टर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जवान की नई कॉपी OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपलोड करने पर विचार करे। जस्टिस प्रतिभा M सिंह ने मंत्रालय को जवान इन फिल्मों के निर्माताओं को परामर्श के लिए बुलाने और उन्हें कम से कम OTT प्लेटफॉर्म्स में पहुंच सुविधा प्रदान करने के महत्व के बारे में समझाने के निर्देश दिए। अदालत फिल्म जवान में कैप्शंस को दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अनुरूप फिल्म में ऑडियो विवरण, करीबी कैप्शन और सबटाइटल्स शामिल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक है अक्षत बल्दवा। उन्होंने आवेदन दायर किया है कि जिसमें फीचर फिल्म जवान और हाय पापा में सिनेमा घरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच सुविधाएं प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। बल्दवा की ओर से पेश वकील राहुल बजाज ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच सुविधाओं का पालन नहीं किया जा रहा। इस प्रकार एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए, सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके मद्देनजर मंत्रालय को फिल्म जवान और हाय पापा के निर्माताओं को परामर्श के लिए बुलाना चाहिए और उन्हें इन दोनों फिल्मों के लिए कम से कम OTT रिलीज में से ये सुविधाएं प्रदान करने के महत्व के बारे में बताना चाहिए। चूँकि OTT पर फिल्म की विशेष प्रति को बदलना आसान है, इसलिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच सुविधाओं के साथ फिल्म जवान की नई कॉपी अपलोड करने पर विचार किया जाएगा। अदालत ने आदेश दिया है कि दोनों फिल्मों के संबंध में परामर्श 20 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। जस्टिस सिंह ने मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और उसे 31 जनवरी 2024 तक रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2024 को की जाएगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं वैश्विक आतिथ्य प्रौद्योगिकी कंपनी ओयो की। ओयो ने घोषणा की है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना और समावेशिता को बढ़ावा देना 2024 में फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। ओयो की पहल का एक प्रमुख पहलू व्हील चेयर अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जैसे कि रैंप, चौड़े दरवाजे, एक कर्मचारी जो अपने साझेदार होटलों में विकलांग मेहमानों की जरूरतों को समझने के लिए प्रशिक्षित हो,
कंपनी ने भारत भर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष और सुलभ आवास प्रदान करने के लिए हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स और दिव्यांग कला मेला के साथ साझेदारी करके इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। ओयो भारत भर में चल रहे दिव्य कला मेले में भाग लेने वाले लगभग 150 दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को आवास की पेशकश कर रहा है। ओयो ने इन प्रतिभागियों के लिए वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, सूरत, नागपुर, अहमदाबाद और शिमला सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक होटलों की पहचान की है। होटलों की मैपिंग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रैंप और लिफ्ट सुविधाओं जैसे कुछ मापदंडों पर आधारित की गई है। कंपनी ने हाल ही में दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के साथ साझेदारी की थी और शहर भर के 45 होटलों में 1500 से भी अधिक प्रतिभागियों को आवास प्रदान किया था। इस इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में एक बड़ी साझेदारी के हिस्से के रूप में ओयो खिलाड़ियों के लिए खान-पान और समन्वय के लिए भी जिम्मेदार था। ओयो ने सभी प्रतिभागियों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न शिफ्टों में काम करने वाली समर्पित टीमें तैयार की थी। ओयो के मुख्य परिचालन अधिकारी वरुण जैन ने साझेदारी के बारे में अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि ओयो में हम एक ऐसी दुनिया बनाने में विश्वास करते हैं जहां हर किसी का स्वागत हो सके। होटलों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ओयो का लक्ष्य सभी मेहमानों के लिए अधिक समावेशी वातावरण बनाना है। ये सुनिश्चित करना है कि विकलांग व्यक्तियों को पूरे भारत में आरामदायक और सुविधाजनक आवास मिल सके। ओयो दिव्यांग खिलाड़ियों के एक सबसे बड़े समूह तक पहुंच के लिए व्हीलिंग हैप्पीनेस फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ भी साझेदारी कर रहा है। इसने हाल ही में गुड़गांव में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट पैरा कबड्डी इम्पैक्ट 2023 के प्रतिभागियों को आवास की पेशकश की थी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं कि मोदी सरकार ने PWD यानी दिव्यांग जनों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांग श्रेणियों की संख्या में बढ़ोतरी की है। दिव्यांग श्रेणियों की संख्या पहले 3 थी, अब उसे बढ़ाकर 5 कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी उनसे मुलाकात के लिए आए दिव्यांग कर्मचारी राष्ट्रीय संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ साझा की। डॉक्टर सिंह DOPT कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि पहले 3 श्रेणियां थी, 1 दृष्टिबाधिता और अल्पदृष्टि, 2 श्रवण बाधिता और कम ऊंचा सुनना और 3 सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोगों से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता। इनमें अब शामिल की गई हैं 2 और श्रेणियां, 4 ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक रोग और 5 खंड 1 से 4 के अंतर्गत व्यक्तियों में श्रवण बाधिता और दृष्टि बाधिता सहित बहु दिव्यांगताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा, ऐसा समाज के उन वर्गों पर ध्यान देने की प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिन्हें पिछली सरकारों ने मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की श्रेणी की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है तथा अधिक प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास बरकरार है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर 4% और शिक्षा में 5% कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार समावेशी समाज और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सिविल परीक्षा में दिव्यांगों के लिए शुल्क में छूट, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांगों के लिए होम कैडर के 2 विकल्प, दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, परिचारक भत्ते में वृद्धि और इस सरकार द्वारा दिव्यांगों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सृजित लगभग 15,000 पद जो लंबे समय से खाली थे, सरकार द्वारा एक विशेष अभियान के तहत भरे गए हैं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी का विचार था, जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए
विकलांग के बजाय दिव्यांग दिव्य शरीर नाम दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी दिव्यांगों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप में सहायता प्रदान करने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। दोस्तों, एयर कनाडा को आखिरकार एहसास हो गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कनाडा की परिवहन एजेंसी ने $97,500 माने 81,20,867 रुपए का जुर्माना ठोका है। दरअसल अगस्त में एक महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि किस तरह उसके और उसके दिव्यांग पति को, जो चल नहीं सकता, के साथ दुर्व्यवहार किया गया। दिव्यांग शख्स को खुद से घिसट कर विमान से नीचे उतरने पर मजबूर किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया के 39 वर्षीय एक हार्डवेयर सेल्समैन रॉडनी हॉजिंग्स और उनकी पत्नी एडिना हॉजिंग्स अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए अगस्त में लास वेगास गए थे। वहां उन्हें एयर कनाडा के एक विमान से नीचे उतरना था। इस पर महिला ने अपने दिव्यांग पति के लिए व्हील चेयर मांगी। इस पर अटेंडेंट ने मना कर दिया कि व्हील चेयर तो नहीं मिल पाएगी। बता दें, शख्स को स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, जिसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। दंपत्ति को पहले लगा कि फ्लाइट अटेंडेंट मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि ये मजाक नहीं था। अटेंडेंट ने जोर देकर कहा कि उन्हें खुद विमान से उतरना होगा। दंपत्ति ने बताया था कि फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे पूछा था कि क्या वे विमान के अगले हिस्से में जा सकते हैं और उतर सकते हैं। इस पर हॉजिंग्स ने कहा था, मैं चल नहीं सकता, मुझे व्हील चेयर की जरूरत होगी, मैं खुद से नहीं आ सकता। इसके बाद भी दंपत्ति को कोई मदद नहीं की गई। हालांकि अंत में हॉजिंग्स ने खुद ही विमान से उतरने का फैसला किया। उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत का पूरा उपयोग करके 12 सीढ़ियों से खुद को घिसटकर उतरने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, शख्स की पत्नी ने उनके पैरों को पकड़ रखा था। शख्स ने जब बताया कि फ्लाइट अटेंडेंट ने उनसे दूसरी बार उतरने को कहा, इसलिए वो उठे और अपनी पत्नी से कहा, मेरे पैर उठाओ, और फिर खुद को विमान से उतारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस बारे में महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी आप बीती बताई थी। उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्मसार करने वाला पल था। सब लोग हमें अजीब तरह से देख रहे थे। हॉजिंग्स के पैर में चोट आई थी, जबकि मेरी पीठ में। उन्होंने कहा कि चोट से ज्यादा हमें भावनात्मक आहत हुई है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमें विमान से उतरने के लिए 1 दर्जन लोगों की अजीब सी निगाहों से होकर गुजरना पड़ा। कुछ लोगों ने दूर से देखा और कुछ लोग शर्म से देख रहे थे। मेरे पति के मानवाधिकारों को कुचल दिया गया और एयर कनाडा ने हमें जवाब नहीं दिया। हालांकि एयर कनाडा ने बाद में हॉजिंग्स से माफी भी मांगी थी और नवंबर में स्वीकार किया था कि कनाडाई दिव्यांगता नियमों का उल्लंघन किया गया है। शुक्रवार को एक नए बयान में एयर कनाडा ने कहा कि वो कमी को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर अपना फीडबैक। जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। JN.1 कोरोना के देश में 110 मरीज, दिल्ली में भी मिल गया पहला केस। तमिलनाडु के मंत्री ने केंद्र से विकलांगों के लिए मांगी सहायता। हीमोफीलिया देखभाल संस्था HHCN ने उपचार के लिए भारत में विशिष्ट दिशा निर्देशों का रखा है प्रस्ताव। पैराशूटर ने दिल्ली में ओला कैब पर बदसलूकी का किया आरोप। दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए होने जा रहा है एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कॉल सेंटर ट्रेनिंग में। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि विभागों में समन्वय की कमी मरीजों से छीन लेती है सामुदायिक जीवन का अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा कि OTT प्लेटफॉर्मों पर एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ जवान फिल्म को एक बार फिर से किया जाए अपलोड। ओयो ने भारत भर में दिव्यांग प्रतिभाओं का समर्थन करने वाले संगठनों के साथ की साझेदारी। मोदी सरकार ने दिव्यांगों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लास वेगास में दिव्यांग को घिसट कर विमान से पड़ा उतरना।
अब एयर कनाडा भरेगा 81 लाख रुपए का हर्जाना।